उदयपुर अपनी खूबसूरती, झीलों, हरियाली, महलों आदि के लिए प्रसिद्ध है। यह एक बार फिर से चर्चा में है लोकसभा चुनाव की वजह से। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने अपनी 25 सीटों में से एक, जो कि उदयपुर है, पर श्रीमान मन्ना लाल जी रावत को उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। आज हम उन्हीं से कुछ चर्चा और सवाल जवाब करेंगे और उनका दृष्टिकोण आप सभी के सामने लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर प्रथम सर आप हमें अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। जी, हम अनुसूचित क्षेत्र में ही रहते हैं, जनजाति समाज से आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं और विगत करीब 27 सालों से ये भी था कि आजीविका के लिए एक नौकरी करनी पड़ती, वो भी कर रहे थे। मूलतः हम क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ विषय हैं जिनका समाधान की ओर कैसे वो आगे बढ़ें, इसके लिए काम करने वाले एक कार्यकर्ता हैं। जी सर। तो सर आपने राजनीति में आना कैसे चाहा और कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे? जी, मूलतः आप देखिए कि जो क्षेत्र की बातें हैं, क्षेत्र की विरासत है, क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लगातार कहीं न कहीं समाधान की तरफ ले जाना है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा परिवेश है, ये प्रेरित करता हुआ नज़र आता है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आदर्श की यदि बात करें तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक चिंतन रहा, जिस प्रकार से वो विषयों को उठाते थे, मुझे लगता है वो मूल रूप से वो है। लेकिन उन विषयों को सबसे तेज़ी से यदि आगे कोई बढ़ा रहा है तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी बढ़ा रहे हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो चिंतन है मुझे लगता है कि समावेशी चिंतन है और ये प्रेरित करता है और अट्रैक्ट भी करता है कि हाँ, ये एक चिंतन है जिसमें बहुत तेजी से काम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि आपके जो प्रेरणा स्रोत हैं और आदर्श है वो मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। जी, जी। जी सर, तो आपने बीजेपी में आना कैसे डिसाइड किया? आपने पार्टी अपनी बीजेपी ही क्यों चुनी सर? देखिए कि राष्ट्र का जो विकास है उसमें विरासत के साथ में विषयों को आगे बढ़ाना और एक मूल रूप से देखें तो जो एकात्म मानववाद का जो चिंतन है वो भी नजर आता है और जो अंत्योदय का चिंतन है और सामाजिक समरसता के साथ कैसे विषयों को आगे बढ़ाना, भारत के बोध को कैसे आगे बढ़ाना, ये लगता है कि समग्र जो चिंतन है वो तो भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के दर्शन में और कार्यक्रमों में नजर आता है। आप ये देखेंगे हम जनजातीय अंचल से, जनजाति समाज से आते हैं तो विषय निकल के आता है कि आजादी के 52 वर्ष बाद किसी ने ये सोचा कि जनजातियों के लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब 1999 में प्रधानमंत्री थे तब सोचा। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की समस्याओं का, जनजातीय समाज की समस्याओं का और पूरे विरासत के साथ विकास कैसे हो, इस बात को, इस चिंतन को किसी ने आगे बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया और बहुत तेजी से काम करना, बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना, निष्ठा के साथ काम करना। और आप ये भी देखेंगे कि समावेशी जो सोच है पूरी तरह से, उसको कैसे लेना और उसको आगे बढ़ाना। और आप ये भी देखेंगे कि भारत का जो मूल्य प्रधान जो व्यवस्था है उसको भी लेकर यदि कोई आगे बढ़ा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है। मुझे लगता है ये पूरा जो परिवेश है, पूरा चिंतन है, ये अट्रैक्ट करता है हमेशा ही और इसमें जुड़े रहने, काम करने और एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ने की इच्छा मुझे लगता है सभी की है। आप देख रहे हैं कि दूसरी जगह से भी कार्यकर्ता किसी और राजनीतिक दल में वो भी यहाँ अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि जो बीजेपी है वो किस प्रकार लोकहित में कार्य करती है? आप देखिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस चिंतन को यदि हम थोड़ा धरातल में देखें और हमारे मूल्य बोध में देखें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये भाव निकल के आता है। तो ये हमारा अपना भारत का भाव है। तो इस भाव को लेकर सभी वर्गों में काम करने का जो पद्धति है, रूपरेखा है, नीतियां हैं और जो रीति है, प्रणाली है, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के उसमें विगत कालखंड में नजर आया। तो भारत का संपूर्ण रूपांतरण, व्यवस्थाओं का संपूर्ण रूपांतरण आपको इसमें नजर आता है और संकल्प एक ही नजर आता है कि विकसित भारत 2047। इस चिंतन में सभी का, युवाओं का हो, कृषकों का हो, आप देखिए महिलाओं का हो, ये सारे के सारे विषय इसमें निकल कर आ रहे हैं पूरी तरह से। और वित्तीय जो सपोर्ट देना वो भी है और इसके अलावा कैसे आजीविका बढ़े वो भी है, स्किल कैसे बढ़े, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो और व्यवस्था यदि पुरानी है तो उसको कैसे करें। एक महत्वपूर्ण ये भी आपको नजर आता है कि हमारा जो विरासत है उसको, उस पर गर्व करें और जो औपनिवेशिक जो लिगेसी है उससे कैसे राष्ट्र बाहर निकले, हमारा अपना खुद का स्वरूप, अस्मिता, पहचान कैसे आए। इन सभी चिंतन के साथ में बहुत सारे कार्यक्रम हैं, वो सारे आगे बढ़ रहे हैं, योजना आगे बढ़ रही है। तो लगता है कि इसमें पूरा समाज को साथ में लिया हुआ, पूरे क्षेत्र को साथ में लिया हुआ, पूरे भारत को साथ में लिया हुआ, ये विचार अपने आप में संपूर्ण है।
सर अब हम बात करते हैं उदयपुर की। तो उदयपुर संसदीय क्षेत्र एवं यहाँ की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में आप कुछ बताएँगे सर? अब देखिए कि कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में। तो ये सारा जो एरिया है वो करीब पाली जिले के जो कुंभलगढ़ रनकपुर वाला है वहाँ से शुरू होता है। गोगोंदा विधानसभा क्षेत्र है, वो पूरी तरह से हिली ट्रैक है, पठारी क्षेत्र है और उसके बाद कोटड़ा जाते हैं तो वो पूरा ट्राइबल बेल्ट है। 8 में से 7 जो है अनुसूचित क्षेत्र के लिए जनजातियों के लिए आरक्षित है और एक जो है वो उदयपुर शहर सामान्य के लिए। तो मुझे लगता है कि पूरा जो हिली ट्रैक है, जो भूगोल है वो पहाड़ी है और वनांचल है और विविध प्रकार की समस्याओं से एक तरह से जूझने वाला, संघर्ष करने वाला क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र में बहुत सारी डेमोग्राफिक पैटर्न भी आपको नज़र आते हैं। तो मोटे तौर पर इसमें देखते हैं कि 58% के करीब जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजातियों की है और उसके बाद सारा समाज पूरा क्षेत्र रह रहा है। तो इस प्रकार का एक मिक्स लेकिन जनजातियों पर केंद्रित एक चिंतन, एक क्षेत्र, एक भूगोल नज़र आता है। यहाँ की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासतों को सहेजते हुए आप यहाँ के आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में क्या विज़न से देखते हैं यहाँ के लोगों के विकास? मुझे लगता है कि मूल चिंतन हमारा यही है कि हम विरासत को तो संजोएं ही और उसके बाद जो आधुनिक विकास के जितने भी पैरामीटर हैं, मानक हैं, उन पर आगे बढ़ें। तो आप देखेंगे कि मेवाड़ पूरी तरह से मूल्य प्रधान सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों से ओतप्रोत रहा है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष देख लें तो विगत 1500 साल का पूरा जो इतिहास है वो पूरा का पूरा संघर्ष में बीता है और किस तरीके से आक्रांताओं को जवाब दिया, आन बान शान के लिए जीने वाला है। और यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि सांस्कृतिक क्षेत्र में यहाँ का जो राजा है वो श्री एकलिंगनाथ जी हैं। तो पूरी तरह से बाकी सब लोग मिलकर जो है वो समाज के लिए काम करते हैं। राणा जो है यहाँ के वो दीवान के रूप में काम करते हैं। तो ये पूरा एक चिंतन इस तरह का रहा है कि मूल्य प्रधानता तो मूल है जीवन में और इसी को लेकर आधुनिक विकास की बातें करनी है, नीतियों को आगे बढ़ाना है, सबके सुख के लिए बात करनी है, सबके समस्याओं को निराकरण के लिए बात करनी है। ये चिंतन तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के समाज में है और पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे कि सामाजिक समरसता भी रही है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो सभी समाजों के प्रतिनिधि उसमें थे। किसी ने नेतृत्व किया, कोई जो एकदम फ्रंट लाइन पे लड़ रहा था, कोई सूचनाओं के लिए काम कर रहा था, कोई किस तरीके से कर रहा था। ये सारी चीजें यहाँ के मूल स्वभाव में है। सर यहाँ के रेलवे, रोड और एयर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए अभी तक क्या-क्या कार्य किए जा चुके हैं और आने वाले समय में क्या-क्या किए जाएंगे उनके बारे में? मुझे लगता है कि इसमें काफी संभावना है। एक तो थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तो बहुत ज्यादा दूर नहीं, बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं। मुझे लगता है वो एक रणनीतिक बिंदु हो सकता है। कैसे इसको नीतियों में लिया जाता है वो देखने वाली बात है। दूसरा टूरिज्म है, उसमें फास्ट कनेक्टिविटी क्योंकि बहुत अच्छा अट्रैक्ट करता है पूरे विश्व के सभी पर्यटकों को। यहाँ पर झील है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और नेचुरल रिसोर्स है और घूमने फिरने की सारी वो संभावनाएं हैं जैसा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सारी बातें हुई है। विगत दिनों में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कालखंड में ही उदयपुर से अहमदाबाद जो आमान परिवर्तन हुआ है, ब्रॉडगेज हुआ है, तो उसमें काफ़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। लेकिन अभी भी दक्षिणी भारत की तरफ जाने वाले जो रूट है उस पर ट्रेन काफ़ी बढ़ाई जा सकती हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो एयर कनेक्टिविटी है वो भी एक संभावना यहाँ पर नज़र आती है। इसके अलावा जो आप ये भी देखेंगे कि जो रोड के साथ है तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और स्वर्णिम चतुर्भुज दोनों परियोजनाएं यहाँ पर मिलती है। मुझे लगता है कि भौतिक जो कनेक्टिविटी वो तो काफ़ी अच्छी होगी लेकिन थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और इसको और ज़्यादा कहीं ना कहीं कैसा स्वभाव रहता है, कैसे फ्लो रहता है जनता का, पर्यटकों का, यात्रियों का, उसको लेकर भी होना इसमें गुंजाइश नजर आती है। एक ये भी नजर आता है कि श्रीनाथ जी यहाँ पर हैं, एकलिंगनाथ जी यहाँ पर हैं और चारभुजा जी हैं, सांवरिया सेठ हैं। तो ये भी पूरे भारत भर को आकर्षित करते हैं। तो धार्मिक जो स्थान है वो भी बड़े पूजनीय है, वंदनीय है। तो इन पर भी काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। तो उसको लेकर काफ़ी गुंजाइश लगती है कि कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर हो। जी सर, आत्मनिर्भर भारत बनाने में आपके क्षेत्र का यह क्या योगदान रह सकता है सर? तो देखिए कि जब विकसित भारत 2047 होगा तो सभी समस्याओं का निराकरण होगा। ये तो निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पथ है और राज्य सरकार जिस ढंग से यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें चुनाव घोषणा पत्र में भी आप देखेंगे और वैसे स्वाभाविक रूप से आवश्यकता भी है क्षेत्र की कि भौतिक ढांचा मजबूत हो, आर्थिक उन्नयन हो, सभी की आय बढ़े और इसके साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर भी जो समरसता है वो उसका भाव
एकदम बढ़ता जाए। जो कुछ यहाँ पर तत्व हैं जो बिखेरते हैं, अलगाव पैदा करते हैं, उनका भी निराकरण हो, क्योंकि वो कहीं न कहीं विषयों को भटकाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों से दूर हटाते हुए क्षेत्र में विकास की, चाहे सोशल जस्टिस हो, चाहे इकोनॉमिक जस्टिस हो, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का हो, ये सारे विषय यदि समाहित होकर, समायोजित होकर आगे बढ़ते हैं तो क्षेत्र को ताकत मिलती है। और इसमें महत्वपूर्ण ये भी लगता है कि ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इनका जो इकोसिस्टम है, पूरा पर्यावरण है, उस पर कैसे इसकी रक्षा हो, ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय निकल कर आता है। यहाँ का जो स्थानीय निवासी है, वो रोजगार के लिए दक्षिण भारत या कहीं और जाता है। तो मुझे लगता है कि ये संभावना दिख रही है इसमें कि स्थानीय स्तर पर कुछ न कुछ रोजगार के अधिक से अधिक जो अवसर पैदा हो। कनेक्टिविटी की अपने आप में इश्यू है। तो ये सारी चीज़ें आप एक ये भी देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्र है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी संभावना नज़र आती है। तो मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक मिशन मोड पर किया जा सकता है। और अरावली और जो एवरेज रेनफॉल है वो काफ़ी अच्छा है। तो उससे ये भी नज़र आता है कि कैसे एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ आगे बढ़े और यहाँ पर इस बात की संभावना विशेष तौर पर झाड़ोल में, दरियावत में और सोमकमला अंबा का जो एरिया कमांड एरिया है, जयसमंद का कमांड एरिया, उसमें भी नज़र आती है। और पानी, क्योंकि यहाँ बरसात तो बहुत होती है लेकिन बारिश के दिनों में पानी बहकर समुद्र की तरफ चला जाता है, अरब सागर की तरफ चला जाता है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है। तो मुझे लगता है कि उसको सहेजना, उसको संभाल के रखना और फिर इन दिनों में विशेष तौर पे गर्मी के दिनों में जो 2-3 महीने हैं उसमें काफ़ी तकलीफ जैसा कुछ एरिया में नज़र आता है। मुझे लगता है जल जीवन मिशन इसमें काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। तो पूरे जीवन की जो बुनियादी आवश्यकता है वो सारी इसमें इन बातों पर काम करते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी आसान होगा। तो जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर क्या-क्या कार्य किए जा चुके हैं और आगे क्या-क्या किया जाना है? देखिए, ये एक राष्ट्रीय मिशन है और राजस्थान से ही माननीय मंत्री जी आते हैं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत। और इस मिशन का जो मूल उद्देश्य है कि घर घर नल योजना, जैसी सुविधाएं शहर में है वैसी गांव में भी हो। तो आप देखेंगे अगर ठेठ देहात में जाकर तो कहीं टंकी बन रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पाइपलाइन बिछ रही है। तो ये योजना जब पूरी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि जो नारी शक्ति है और जो माता बहनें हैं उनकी सुविधाओं में बहुत आसानी होगी। वरना पानी आप कितना दूर से लाते हैं, हैंडपंप से लाते हैं, कुएं से लाते हैं, कुएं सूख जाते हैं, कई बार नदियों की तरफ से लाते हैं। तो उसमें स्वास्थ्य भी है और उसमें जीवन की बुनियादी आवश्यकता, बिन पानी सब सुन बोलते हैं, वो भी है। और इसके साथ ही साथ यदि पानी का अगर संरक्षण होगा तो कहीं न कहीं पूरे इकोसिस्टम को भी फायदा होगा, पेड़ पौधों को फायदा होगा, दूसरे जीव जंतु उनको भी फायदा होगा, कृषि को भी फायदा होगा। ये भी नजर आ रहा है इसमें। और मुझे लगता है कि ये पूरा अपने आप में बहुत बड़ा मिशन है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 के अंत तक इसको हर घर तक ले जाना है। उसमें राजस्थान में कुछ काम तो धीमा हुआ था विगत 5 सालों में। जिस प्रकार की सरकार ने काम किया राजस्थान की, उसमें तो इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत तेजी से काम होता हुआ नजर आ रहा है। जी। सर, जैसे आपने महिलाओं के बारे में बात कही, तो मैं इसी क्षेत्र में पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आप क्या-क्या कार्य करने वाले हैं आने वाले समय में? देखिए, ऐसा है कि सरकार राजस्थान में तो आपने देखा विगत 5 सालों में महिला सुरक्षा को लेकर पूरे देश भर में एक तरह से बहुत बदनाम होने वाली स्थिति बन गई थी और किस तरीके से यहाँ के जिम्मेदार जो नेता हैं वो बहुत अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे महिलाओं पे। मुझे लगता है कि अब माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार जब आई है तो बहुत तेजी से इसमें काम हुए हैं। कहीं बहुत बड़ी संख्या में लोग अरेस्ट हुए हैं और जो वांटेड है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो कानून और व्यवस्था है, जो सुरक्षा भाव है, वो मूल है। वो अगर होता है तो बातें बहुत आसानी से आगे बढ़ती हैं। तो ये विगत दिनों में इसको हानि हुई है। मुझे लगता है कि आपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो पूरा रिकॉर्ड देखा होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, इसके अलावा जो सुरक्षा की बहुत सारी योजना है वो सारी आई। घर में भी सुरक्षा, घर में सुविधा बढ़ना और समग्र रूप से इस बात को आगे बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो गृहलक्ष्मी है और नारी शक्ति है, यदि वो ताकत मिलती है तो समाज को हर व्यवस्था में बहुत तेजी से आगे बढ़ने की शक्ति मिलती हुई नजर आती है। सर, युवा व्यापारियों के विकास के लिए आप किस प्रकार फोकस करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से खाते खोलना, जिस प्रकार से स्टैंड अप इंडिया की बात है, स्टार्टअप की योजना की बात है और जिस प्रकार से लोन देने में सहजता आई है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के तहत, इसके अलावा कहीं SC/ST जो उद्यमी हैं उनके लिए हब बनाने की बात आई है और MSME पर जिस तरीके से केंद्रित किया है और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, इन सारी योजनाओं का सार यही है कि जितना हमारा हुनर है, परंपरागत व्यवसाय है, वो सारा का सारा नए फॉर्म में आना चाहिए और इसमें भारत के भाव के साथ जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं वो सारे मार्केट में आए, वो आगे बढ़े और
सभी को ताकत मिले, क्यों मेड इन चाइना को उपयोग करें, ये सारा भाव आता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में पूरे जो उद्योग जगत है उसको ताकत देता हुआ नजर आता है। इसमें स्थानीय स्तर पर भी ताकत बढ़ती है, हमारे जो परंपरागत उद्योग है उनको भी संरक्षण मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है और फिर एक बड़ा मार्केट मिलता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म मिले हैं ये अपने आप में बहुत कीमती हैं और समाज के बहुत बड़े क्षेत्र को भी जोड़ते हुए नजर आते हैं। और युवाओं के लिए तो विशेष तौर पर आईटी सॉल्यूशन, डिजिटल इंडिया बेस्ड और जितने भी स्टार्टअप आधारित जितने भी काम है युवाओं ने बहुत अच्छे से लिया है और इस बात को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। मुझे लगता है यहाँ पर और तेजी से काम होने की संभावना भी है और नजर भी आ रही है और काम हो भी रहा है। जी सर, क्षेत्रीय आदिवासी परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए आप क्या-क्या कार्य करने वाले हैं? जनजाति समाज में आप देखेंगे तो मूल रूप से वन आधारित व्यवस्था है वो बहुत कीमती है और वन धन योजना और वन बंधु योजना दोनों को ये धरातल पर उतारते हैं तो बहुत तेजी से काम होता है। इसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट पर राजस्थान में काम करने की बहुत गुंजाइश नजर आती है। वन धन योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसको यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ इसको कनेक्ट किया है और बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में इसको सपोर्ट दिया है, तो ये बात आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो फॉरेस्ट एरिया है उसको भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता लग रही है। तो ये दो काम हो जाते हैं तो फिर तेजी से आगे बढ़ता है मामला इसकी तरफ, कृषि की तरफ। कृषि में संभावना बहुत है लेकिन जल संरक्षण के साथ यदि इसको कनेक्ट करते हैं तो बड़ी ताकत मिलती हुई नजर आती है। बांसवाड़ा के एरिया में आप देखेंगे कि उसमें तीसरी फसल भी ली जा रही है, तो वो धीरे धीरे आ रहा है, स्वभाव में आ रहा है। एग्रो फॉरेस्ट्री की बहुत संभावना है। विगत दिनों में आपने ये भी देखा होगा कि एक ही प्रोडक्ट की बात करें, जैसे बांस है तो उसको इसको पेड़ की परिभाषा से बाहर निकलकर एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानूनी संशोधन किया है। तो इसमें भी लगता है कि यदि इस पर काम करें तो अपने आप में आय भी बढ़ेगी और ताकत मिलती हुई नजर आती है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रोजगार गुजरात की तरफ या आरकेया की तरफ या मारवाड़ की तरफ या नीमच की तरफ या कहीं और पलायन करने की आवश्यकता मुझे लगता है कि ये दिखाती है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार की काफी संभावना है। यदि अवसर पैदा करेंगे तो मुझे लगता है काफी क्षेत्रों को फायदा होगा। जी सर, स्कूली शिक्षा में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत यहाँ पर क्या-क्या कार्य किए जा चुके हैं, आने वाले समय में क्या-क्या किए जाने हैं? नहीं, इसमें बहुत संभावना है। स्कूलिंग में यदि आप युवाओं को ये सिखा देते हैं कि हुनर क्या है, उसका महत्व क्या है, कैसे उसको आय के साथ जोड़ देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें इस बात की बहुत संभावना है। इस पर जो स्कूलों का पूरा सिलेबस है और स्कूलों में हुनर विकास के जो काम है, इसमें गुंजाइश बहुत है। इसको एक्सपर्ट के साथ कहीं न कहीं बैठ के इसको तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। अलग-अलग स्कीम चल ज़रूर रही हैं, कहीं आरएसएलडीसी की चल रही है, एनएसएलडीसी की चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि स्कूलिंग के साथ इसको कैसे कनेक्ट करना है, इस पर काफ़ी गुंजाइश है। तो विशेषज्ञों के साथ बैठ के इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर, तो वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखो, इकोसिस्टम है, अरावली है और अरावली ये सारा का सारा प्राकृतिक संपदा जो है बहुत अट्रैक्ट करती है मेवाड़ में। आप या कहीं केवड़ा की तरफ जाएँगे आप, वहाँ पर भी बहुत आकर्षित करता हुआ, फुलवारी की नाल है वो भी आकर्षित करती हुई नज़र आती है। कुंभलगढ़ है वो भी आकर्षित करती है। तो हम सब तरफ से सीता माता वन्य अभयारण्य है जो दरियावत का है वो भी अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ तो पूरा प्राकृतिक संसाधन है, तो यहाँ पूरा इकोसिस्टम रहना चाहिए। और इकोसिस्टम के साथ-साथ में जो स्थानीय जो कम्युनिटी है उसके साथ उनकी सुरक्षा का भाव भी आता है। आपने कभी देखा होगा कि पैंथर अटैक कर रहा है और बहुत ज्यादा जनहानि हो रही है, ये भी नजर आ रहा है, तो पैंथर बस्ती की तरफ क्यों आ रहा है, तो ये भी एक विषय है, इसको भी देखना चाहिए। मुझे लगता है कि एक संतुलित विकास की तरफ यदि आगे बढ़ते हैं तो बहुत गुंजाइश है। लेकिन इसमें संभावना इस बात की भी है कि कई इश्यूज हैं विस्थापन वाले, जिस प्रकार से कुंभलगढ़ में कुछ विषय निकल के आए हैं, कहीं सोमकमला अंबा की तरफ विषय निकल कर आए हैं, तो लोकल कम्युनिटी उसको विश्वास के साथ कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण में तो मेवाड़ और मेवाड़ का जो आसपास का क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र है, वो पूरी तरह से सजग है, लेकिन उसमें पराभाव नहीं हो, उसमें ये नहीं लगे कि फॉरेस्ट मेरा नहीं, फॉरेस्ट मेरा है, ये भाव निकलता चला है। तो कम्युनिटी को कनेक्ट करके जो पर्यावरण संरक्षण है उसमें काफी गुंजाइश है और इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। जी सर, ये तो अपनी बात हुई, अब आप अपने विपक्षियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो अखिल भारतीय स्तर पर जिस प्रकार का चिंतन चल रहा है, उस विचार परिवार से हैं और उस राजनीतिक दल से काम करते हैं। तो हमारा पूरा केंद्रित विषय है कि भारत में जो भी योजना चल रही है विकसित भारत 2047 के लिए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। विपक्षी तो आप देख रहे हैं उनका दल है वो बिखर रहा है, बिखर के किस तरीके से वो
भाग के संभावनाओं को देखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल, समर्थन देने के बार-बार लिए उम्मीदवार वो भी आ बदले रहे जा हैं, रहे थे। उम्मीदवार भी बदल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले कालखंड में वो बहुत तेजी से इसके साथ आएंगे और इस प्रवाह, इस विचार के साथ जुड़ेंगे। तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी में ही संभावना नजर आती है, उनके नेतृत्व में संभावना नजर आती है और ये सुस्पष्ट हो चुका है समाज में, पूरे क्षेत्र के मानस पटल पे, कि यदि मोदी है तो मुमकिन है और अब की बार 400 पार, ये जो सारा क्रम नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि पूरी संभावना इसके आसपास है और बाकी प्रतिद्वंदी है, उनका अपना क्षेत्र है, उनका अपना काम है, उनकी अपनी रणनीति है। लेकिन जो राष्ट्र का नेतृत्व है वो बहुत सशक्त है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के समर्थन में है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जो प्रीति बनी है उसमें ज्यादा आकर्षण है और उसमें ज्यादा ताकत है। भारत को कैसे विकसित बनाएंगे, मुझे लगता है यही ज्यादा कीमती है। ओके सर। अच्छा सर, आप बताइए कि अपनी जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ संदेश आपका अपनी जनता के प्रति? देखिए, हमारा अलग से क्या संदेश, विकसित भारत 2047 एकमात्र संकल्प है। इस संकल्प को लेकर जिस प्रकार से जन भावना राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारत के विचार के साथ जुड़ती जा रही है और सभी को लग रहा है कि हाँ, अब सारी व्यवस्थाएं, सारी समस्याएं निश्चित रूप से बड़ी अच्छी होंगी, अच्छा और सच्चा होगा, उनके साथ खड़े रहेंगे और जो दिन रात मेहनत करता है उनके साथ खड़ा रहना है और आग्रह क्या है, सभी सामने से विचार आता है, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उसमें सभी को जुड़ना है। कई बार हम लोगों को मार्गदर्शित करती हुई कई बार जनता नजर आती है कि हाँ, इस विचार को आगे बढ़ाना, ताकत देना, मुझे लगता है ये अपने आप में पर्याप्त है और बाकी सारा आप देख ही रहे किस तरीके से पूरा आपकी बार 400 पार का नारा कैसे सार्थक हो रहा है। सर धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया उसके लिए। थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम।